हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जेपी एजुकेशन हब। हमारी लास्ट क्लास में हमने रेनबो फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करी थी और उस टॉपिक के अंदर हमने तीन फिनोमेनास के बारे में बताया था। दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे पहले के दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो इस बार आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे, पर बेसिकली हमारा आज का मोटो रहेगा सिंपली इस टॉपिक को समझना कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम is completely reflected back into the denser medium when the angle of incidence is greater than the critical angle। क्या कहा उन्होंने कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है और वो लाइट रे टकरा कर किससे, बाउंड्री से टकरा कर, दोनों मीडियम्स के बीच में जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री से टकरा कर वापस डेंसर मीडियम में चले जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। भाई ये तो समझ में ही नहीं आया, तो इसको समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने एक वाटर टैंक लिया है और उस वाटर टैंक में हमने उसको पार्शियली फिल किया, उसमें आधा पानी है और रेस्ट हमने स्पेस छोड़ दिया उसमें। ठीक है, तो जब हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, कहाँ से भाई? वाटर वाले सरफेस, मतलब वाटर मीडियम के थ्रू। हम पहला मीडियम किसको ले रहे हैं? वाटर को ले रहे हैं, और दूसरा मीडियम किसको ले रहे हैं? एयर को ले रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप आधा फील्ड है वो ना। तो जब लाइट रे को हम एक डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कर रहे हैं, कौन से मीडियम पे? डेंसर मीडियम पर, क्योंकि वाटर ज्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो वाटर से पास तो हो रही है, पर अपनी बाउंड्री से एयर में ना जाते हुए वो वापस कहाँ आ जा रही है? वाटर के अंदर ही आ जा रही है। मतलब लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो बाउंड्री से टकराकर वापस कहाँ आ गई? डेंसर मीडियम के अंदर ही आ गई है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मीडियम है भाई? वाटर है। कौन सा मीडियम है? वाटर, विच इज अ डेंसर मीडियम। और ऊपर जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर क्या है भाई? एयर है। कौन क्या है? एयर है, जो कि कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। तो रिगार्डिंग टू द डेफिनेशन देखें तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या रखी है कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है और बाउंड्री से, कहाँ से? बाउंड्री से टकरा कर, ये बाउंड्री है इसकी, ठीक है, दोनों मीडियम्स के बीच की बाउंड्री, बाउंड्री से टकरा कर वो लाइट रे वापस कहाँ आ जाती है भाई? डेंसर मीडियम में ही आ जा रही है। कहाँ से जा रही है? डेंसर से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, डेंसर से ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करने के बाद वापस कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम में ही आ जा रही है। तो इस सिनेरियो को या इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये कब होगा, इसको जानने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ मीडियम है, ऊपर ग्रे कलर से मैंने डेंसर मीडियम को दिखाया और नीचे जो व्हाइट कलर से दिखाया वो रेयरर मीडियम है। अब अगर इस कंडीशन पे हम इसको समझने की कोशिश करें कि कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहली कंडीशन तो आपको पता ही है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ को ट्रेवल होनी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल होनी चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। सपोज एक हम सबसे पहले एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा के देखते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से तो हमने यहाँ पर से एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, अब ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, क्योंकि भाई ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है क्या है? नॉर्मल है। अब क्योंकि लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इसमें बेंडिंग आएगी, रिफ्रैक्शन कॉज होगा, और वो रिफ्रैक्शन कहाँ को होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और दिखाते हैं कि लाइट रे कहाँ चलेगी भाई? नॉर्मल से दूर चलेगी। अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करते हुए लाइट रे कहाँ चलेगी? नॉर्मल से दूर चलेगी। तो इतना है आपको समझ में।
अब आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कंपैरिजन में स्मॉलर है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें जो कि बताता है कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं किसी एक एंगल को बढ़ाऊंगा तो दूसरा एंगल भी बढ़ेगा। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं, मान लेते हैं हमने लाइट को कुछ इस एंगल पर इंसिडेंट किया है, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया हमने। तो ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी चले जाए रिफ्रैक्शन के बाद। मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। पॉसिबल है। इस कंडीशन पे इस आई एंगल को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन पे इस आई एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे भी कर सकते हैं, थीटा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे, ठीक है अभी। और इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ठीक है, क्या बोला हमने, n2 अपॉन n1। बिल्कुल वही चीज है, अगर मीडियम 1 है तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो n1 होगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n2 होगा। बस हमने यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं इस लाइट रे को इस क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट करवाऊं। रेशियो में पता है ना, एंगल आई को बढ़ाएंगे तो एंगल आर भी बढ़ेगा। तो अगर मैं एंगल आई को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ा बना देता हूं, मान लेते हैं मैंने लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट कर दिया, ठीक है, सॉरी वो एरो गलत बन गया, लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट किया, ये जो एंगल हो गया भाई ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, वेयर आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। अब इस कंडीशन पर क्या होगा, लाइट रे ऑलरेडी 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो गई थी जब क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करी गई थी। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर एंगल पर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो लाइट रे दूसरे मीडियम पे ना जाते हुए, ना ही अलोंग द बाउंड्री जाते हुए, वापस उसी मीडियम पर आ जाएगी इस तरह से। और इस कंडीशन पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगी। किसको फॉलो करने लगेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो यही सिनेरियो या यही फिनोमिना क्या कहलाता है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या देखा हमने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो सबसे मेन चीज क्या है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। लाइट कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे लाइट रे डेंसर मीडियम जो कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है वो बाउंड्री से टकराकर वापस डेंसर मीडियम पर ही आ जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इतना आ गया समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। आपको अगर नोट्स बनाने होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से निकाल लीजिएगा। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप में से सभी बच्चों ने ऑप्टिकल फाइबर्स देखे होंगे। क्या देखे होंगे? ऑप्टिकल फाइबर्स। बहुत सारे पर्पजेज में यूज करते हैं, हमारे घर में डेकोरेटिव सामान भी बनता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो भी ट्रांसफर होता है ना लाइट का, वो टोटली किसके रिगार्डिंग होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कोर होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस रखा जाता है, ठीक है। जो अंदर कोर है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो इसके बाहर वाला मेम्ब्रेन होगी वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। मतलब अंदर की तरफ डेंसर मीडियम है और बाहर की तरफ कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट इससे ट्रेवल करने लगेगी, वो डेंसर से जैसे ही रेयरर में आने लगेगी, तो कोई ना कोई लाइट रे पक्का ऐसी होगी जो कि क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है ना, तो उस कंडीशन पे कुछ पार्ट क्या हो जाता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो स्पेरिकल शेप है और जो कोर्स का अरेंजमेंट है, जो मेम्ब्रेन्स का अरेंजमेंट है ना, उसके रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि जो अंदर का जो कोर होती है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब डेंसर होती है, बाहर की कैसी होती है, रेयरर होती है। और यही वो कंडीशन है जिसकी वजह से इसमें TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है।
इसके अलावा अगला एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा कि डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है, डायमंड की ब्रिलियंस बहुत ज्यादा होती है। सबने सुना है, सबने देखा भी होगा। अब ये ब्रिलियंस किस लिए होती है, इसमें इतनी ज्यादा शाइन क्यों होती है, इतना ज्यादा चमकता क्यों है? इसलिए नहीं चमकता कि ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये इसलिए चमकता है क्योंकि इसकी कटिंग करी जाती है, डायमंड को कट किया जाता है। डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है कि जब लाइट रे इसके अंदर इंसिडेंट हो, ठीक है, मतलब जब डायमंड के अंदर लाइट रे ट्रेवल कर रही हो और जब वो लाइट रे डायमंड के सरफेस से बाहर आने वाली हो, तो उसी सरफेस पर कुछ इस तरह से कट लगा दिया जाएगा जिससे कि वो सरफेस के साथ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल का फॉर्मेशन कर ले और वो लाइट रे अंदर ही अंदर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कट्स लगाए जाते हैं डायमंड में, जिसकी हेल्प से सरफेस के साथ जो बनने वाला एंगल होता है वो लाइट का ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, और वो जो लाइट रे जो डायमंड के अंदर फ्लो हो रही है, जो पास हो रही है डायमंड के अंदर से, वो बार बार इंटरनली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होते रहती है। यही रीजन होता है कि डायमंड हमें बहुत ज्यादा शाइनी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा इफेक्ट आता है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। इसके अलावा एक और है ऑप्टिकल इल्यूजन, एक हमारा, जिसको हम मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मिराज कहते हैं। मिराज बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब एयर की डेंसिटी में चेंज आता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे जो हमारे बहुत हॉट एरियाज होते हैं ना, जहाँ बहुत गर्म होते हैं, जो बहुत वार्म एरियाज होते हैं, जैसे हमारा डेजर्ट एरिया हो गया ना, तो यहाँ पर दिन के समय में जब धूप पड़ती है तो जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली एयर भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, सॉरी, उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो कोल्ड एयर होती है जो कि ऊपर की तरफ है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो जब लाइट रेज एटमॉस्फेयर में ही ये एयर से ट्रेवल करते हुए आ रही है फ्रॉम दी हायर डेंसिटी एयर टू दी रेयर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी एयर, तो वहां पर भी उनमें क्या आने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आने लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज या ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किसी ऐसी जगह बनाए देखने को मिलता है जहां पर वो एक्चुअल में है भी नहीं। ठीक है, तो इसी हम ऑप्टिकल इल्यूजन को, कि देखो ऑब्जेक्ट वहां पर एक्चुअल में है नहीं, पर आपको ड्यू टू दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो ऑब्जेक्ट आपको वहां दिखाई दे रहा है। तो आपको तो ऐसा लगेगा ना कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर वहां पर को क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो हमारे माइंड में एक इल्यूजन जैसा क्रिएट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो एक ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन जो हमने पढ़ा, मिराज जो पढ़ा, ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस के अंदर आता है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मुझे आगे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।